Hello students, welcome to our next lecture of economics. I am Professor Sanjay Tiwari from Srimati Lakshmibai Radhakishan Toshniwal College of Commerce, Akola. In last period we have already studied the various concepts of microeconomics. The concept of want along with the characteristics of want. Thereafter the classification of wants. Now in this chapter, in this period, we are going to study our next microeconomic concept, and that is of goods and services. The goods and services, these are the popular terms of economics. Anything that satisfies human wants is termed as a good. It has a material existence. Example, chalk is used by the teacher. किसी भी वस्तु, एखादी वस्तु द्वारा अगर किसी मानवीय गरज पूरी की जाती है उसको हम वस्तु कहते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल इज अ चॉक इज यूज बाय टीचर. देयर आफ्टर नेक्स्ट वन इज सर्विस. सर्विसेज ऑल्सो satisfy human wants but do not have any material existence. दिखाई नहीं देती. The example is teaching offered by a teacher. शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान, शिक्षक द्वारा टीचिंग किया गया जो ये है उसको हम सर्विसेज कहते हैं. ये किसी तरह से मानवीय गरज तो पूरी करता है, वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई तो करता है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस हमें दिखाई नहीं पड़ता और इसी को हम लोग सर्विसेज कहते हैं. तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस हमारे को क्या दिखता है? गुड्स यानी क्या? गुड्स यानी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड हैविंग अ मटेरियल एग्जिस्टेंस, यानी दिखाई देती है. और उसी तरह सर्विसेज यानी क्या? वो भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है लेकिन उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस हमारे को दिखाई नहीं पड़ता, वो दिखाई ही नहीं देती. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूटिलिटी. यूटिलिटी यानी क्या? अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. अकॉर्डिंग टू स्टैनले जेवंस का कहना था कि अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी यानी किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की गरज पूरी करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं. दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब यूटिलिटी कैसी होती है, क्या होती है, ये हम लोग 12th स्टैंडर्ड में तो स्टडी करेंगे ही कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, यूटिलिटी कैसी दिखाई पड़ती है किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की गरज पूरी करने की. जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि प्यास लगी, पानी पिया, यानी पानी से हमारे को उपयोगिता मिली. यूटिलिटी इज नथिंग बट द उपयोगिता. Thereafter next concept is value. Value has two approaches in economics, that is value in use and value in exchange. Value का हमारे को दो कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ते हैं किसी भी तरह से, यानी मूल्य दो प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है. एक तो उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य. विनिमय मूल्य एक वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू. The first part is value in use. It refers to the worth of a commodity. In simple words, it is a usefulness of a commodity. For example, no one has to pay price for sunshine, but its immense worth for life can never be doubted. यानी यहाँ पे हमारे को दिखाई पड़ता है कि उपयोगिता मूल्य ये एखादी वस्तु में मूल्य संबंधित है, मूल्य से संबंधित है, उसके मूल्य से संबंधित है. और इसको हम इजी लैंग्वेज में जब स्टडी करते हैं तो हमारे को ऐसा दिखाई पड़ता है कि सूर्य प्रकाश की तो सबको ज़रूरत है, लेकिन उसकी किसी भी प्रकार हमारे को पैसे गिनने की ज़रूरत नहीं होती है. उसी तरह से पानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन जीवन में उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है. तो हमारे को उपयोगिता मूल्य दिखाई पड़ता है पानी में, सूरज में, हवा में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है.
The second concept is value in exchange. It refers to the worth of a commodity or a service expressed in terms of another commodity. When this value is expressed in terms of money, it is called the price of a commodity. A good which commands a price is termed as a economic goods. For example, TV, car, etc. तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब विनिमय मूल्य, इसको हम लोग विनिमय मूल्य के तौर पर स्टडी करते हैं. यानी एखादी वस्तू में दुसरी वस्तू किंवा सेवा के रूप में व्यक्त केलेले मूल्य, उसको उस प्रमाण में अपन ने जब दर्शित किया गया है, उसको हम लोग विनिमय मूल्य के तौर पर देखते हैं. ये मूल्य जो है, ये वैल्यू इन एक्सचेंज जो है, वो पैसे के रूप में किसी भी वस्तु की कीमत रहती है. अब इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हमारे को देखना है तो डायमंड का विनिमय मूल्य बहुत ज़्यादा है. विनिमय मूल्य यानी हम उस वस्तु को किसी भी व्यक्ति को देकर एक्सचेंज कर कोई भी वस्तु उससे हम लोग ले सकते हैं, कोई भी सर्विस हम उससे ले सकते हैं. तो इसीलिए उसका विनिमय मूल्य हमारे को ज़्यादा दिखाई पड़ता है. तो डायमंड हैज़ मोर वैल्यू इन एक्सचेंज देन वाटर. वाटर हैज़ मोर वैल्यू इन यूज़, यानी वैल्यू इन यूज़ पानी की हमारे को ज़्यादा दिखाई पड़ती है, और वैल्यू इन एक्सचेंज हमारे को डायमंड की ज़्यादा दिखाई देती है. हम डायमंड के बदौलत किसी भी वस्तु को एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं आपको 2 गिलास पानी देता हूँ, आप आपका घर मेरे नाम से कर दो, या एखादी वस्तु आपकी कार मेरे नाम से कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे. और वही मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको 50 डायमंड देता हूँ, आप मुझे आपकी कार हवाले कर दो, तो आप कोई भी तरह से उसको एक्सचेंज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि डायमंड का विनिमय मूल्य बहुत ज़्यादा है. डायमंड की उपलब्धता कम होने के कारण उसका एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा है. और यही हम लोग स्टडी करते हैं वाटर डायमंड का पैराडॉक्स. वाटर डायमंड का पैराडॉक्स में क्या कहा गया है? सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल वाटर, वेयर एज सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई एक्सचेंज वैल्यू ड्यू टू इट्स स्कैरेसिटी. स्कैरेसिटी यानी कि उसकी दुर्मिलता के कारण उसका विनिमय मूल्य बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है. पानी हर तरफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन उसकी उपयोगिता सभी व्यक्तियों को है. उसी तरह से हीरे हर जगह आपको उपलब्ध नहीं होते हैं, कहीं कहीं से शॉर्टेज है, स्कैरेसिटी है, उसकी कमतरता दिखाई पड़ती है, तो उसका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है. तो यहाँ पे हमारे को दिखाई पड़ता है कि जो ज़रूरतमंद चीज़ है पानी, उसकी कोई भी कीमत नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी उपलब्धता सब तरफ दिखाई पड़ती है. और इसी को हम कहते हैं कि वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, कि जिसकी उपयोगिता ज़्यादा होते भी उसकी कोई भी कीमत नहीं है. लेकिन उसी तरह से हम देखते हैं कि जिसकी उपयोगिता कम है, डायमंड, कुछ गिने चुने ही लोग उसको परचेस करते हैं, रईस लोग ही उसको लेते हैं, लेकिन उसका विनिमय मूल्य, उसका एक्सचेंज वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है. बिकॉज ऑफ इट्स स्कैरेसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स उपलब्धता, उपलब्ध बहुत कम होता है. हीरा कम प्रमाण में हमारे को दिखाई पड़ता है, इस वजह से उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज हमारे को बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो टेबल दिखाई पड़ता है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू के बारे में देख रहे हैं. इसमें वैल्यू इन यूज़ दिख रहा है एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज़ में हम देखते हैं यूज़फुलनेस ऑफ अ कमोडिटी. द कमोडिटी हैज़ वेरी यूज़फुल टू द ऑल द पर्सन्स, ऑल द पीपल. द एग्जाम्पल इज़ वाटर. और वैल्यू इन एक्सचेंज में हम लोग देखते हैं वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, कि आप इस वस्तु के द्वारा किसी भी तरह से किसी भी वस्तु की एक्सचेंज कर सकते हो. तो इसी को कहा गया है कि इसका विनिमय मूल्य हमारे को ज़्यादा दिखाई पड़ता है. द एग्जाम्पल इज डायमंड. द नेक्स्ट टॉपिक इज वेल्थ. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेल्थ. वेल्थ के बारे में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं. वेल्थ यानी क्या? वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर अ मनी. वेल्थ क्या है? तो वेल्थ यानी ही हम लोग इसको संपत्ति कहते हैं. संपत्ति यानी कि जिस वस्तु को बाजार मूल्य रहता है और उस
वस्तु की देवान घेवान यानी हम लोग लेन देन कर सकते हैं, उसको हम लोग संपत्ति कहते हैं, वेल्थ कहते हैं। अब संपत्ति यानी क्या? तो संपत्ति तो बहुत से प्रकार की हो सकती है, लेकिन बेसिकली जब हम वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो वेल्थ में नीचे दिए निम्नलिखित कुछ वैशिष्ट्य दिखाई पड़ते हैं। To be regarded as a wealth, a commodity must possess the following characteristics. Number 1, उपयोगिता means utility. Utility किसी भी वस्तु में होना आवश्यक है, तभी वो संपत्ति कहलाती है। अगर वो किसी तरह से उस वस्तुमध्ये यानी उस कमोडिटी में किसी भी मानवी गरज पूरी करने की अगर क्षमता है तो उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। वो एक संपत्ति के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। द एग्जाम्पल इज फर्नीचर, फ्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी क्या? तो a commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term wealth. For example, all economic goods for which a price is paid. यानी सभी प्रकार के जो इकोनॉमिक गुड्स है जिसको हम पैसे से खरीदते हैं, जिसकी हम कीमत गिनते हैं, उसकी हमारे को दुर्मिलता दिखाई। दुर्मिलता मीन्स स्कैरसिटी, उपलब्धता, शॉर्टेज। ये उस वस्तु में होना जरूरी है, तभी उसको हम लोग एक में से लेन देन कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। द थर्ड वन इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी क्या है ये? अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस। इफ द गुड is material or a tangible, then only it is possible to transfer it from one place to another. For example, vehicle, jewelry, etc. etc. यानी कि हमारे को तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाई पड़ता है उसमें, कि उसमें एक्सचेंज करने का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लेन देन करने का, या एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ले जाते आनी चाहिए। ऐसी इसको हम लोग ट्रांसफरेबिलिटी बोलते हैं, कि उसमें ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, तभी वो हम वेल्थ के तौर पर उसको देखते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस एक्सटर्नैलिटी। क्या है एक्सटर्नैलिटी? अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल चेयर, बैग, यानी किसी व्यक्ति से वो अलग होना चाहिए, मानव के शरीर के बाह्य हिस्से में होना चाहिए, शरीर के अंदर का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वस्तु, कोई कमोडिटी जो मानवीय शरीर के बाहर होगी, तभी वो हम किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं, और इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स उस वस्तु में होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको वेल्थ के तौर पर देखते। सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल्थ। तो यहाँ पे हमारे को दिखाई पड़ता है टेबल में कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या, तो वेल्थ में क्या क्या होना चाहिए। वेल्थ इज हैविंग अ यूटिलिटी, द सेकंड वन इज स्कैरसिटी, थर्ड वन इज ट्रांसफरेबिलिटी, एंड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नैलिटी। तभी हम उसको वेल्थ के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यूटिलिटी क्या होती है, स्कैरसिटी क्या होती है, ट्रांसफरेबिलिटी क्या होती है, और एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, तभी हम उसको किसी संपत्ति के तौर पर देखते हैं। तो जब तक कि ये चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे को उसमें दिखाई नहीं पड़ते किसी वस्तु में, तब तक कि हम उसको संपत्ति नहीं कह सकते हैं। यानी उसमें किसी भी प्रकार की उपयोगिता होना जरूरी है। दूसरी बात, उसकी उपलब्धता जो है वो कम होनी चाहिए। तीसरी बात, उसमें ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र करती आनी चाहिए। और नंबर फोर्थ इज एक्सटर्नैलिटी,
किसी व्यक्ति के अंदर न होते हुए व्यक्ति के बाह्य भाग में होना चाहिए, ताकि वो किसी को भी आराम से हम हस्तांतरण कर सकते हैं. So these are the characteristics of wealth. Now we conclude here. We seen in this lesson, in this period, the various microeconomics factor, and those are the service, goods and service. The second one is value. In value, we have studied the value in use and value in exchange. Thereafter, water and diamond paradox. And the next one is about wealth and the characteristics of wealth. Thank you.